हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप एवरीथिंग इज कुशल मंगल विद यू। सो आज हम शुरू करने वाले हैं आप लोगों के साथ चैप्टर 2 सप्लाई अंडर जीएसटी का एक अच्छा खासा रिवीजन। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं सप्लाई अंडर जीएसटी के साथ। इसमें हमें सेक्शन 7 और सेक्शन 8 दो सेक्शंस पढ़ने हैं अलॉन्ग विद 3 शेड्यूल्स, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3। ठीक है जी। सेक्शन 7 सबसे पहले बात करता है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई की। नाउ स्टार्टिंग विद द एज पर सेक्शन 7 सप्लाई इंक्लूड्स, आप देखेंगे तो ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ठीक है जी, जिसमें सबसे पहले आता है ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ, goods plus services plus both or both such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease और disposal। सर इतना सारा याद कैसे होगा मैं बताता हूँ। इसका एक शॉर्ट कोड है जो मैं यूज करता था, दैट इज स्टेबल DLR। आप इसे कुछ और भी शॉर्ट कोड अपने अकॉर्डिंग देना चाहें मेमोरॉनिक्स तो आप दे सकते हैं। बेसिकली दैट इज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, लीज, एक्सचेंज, डिस्पोजल और क्या बच गया हमारा लाइसेंस एंड रेंटल। स्टेबल DLR मेड और एग्रीड टू बी मेड, मेड और एग्रीड टू बी मेड। मैं थोड़ा सा एम्फसाइज करूंगा, यहां बताता हूं। मैंने कहा कि बेचना है और मैंने कहा कि बेच दूंगा, दोनों केस में फॉर अ कंसिडरेशन। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कंसिडरेशन। आगे जब मैं आपको इंपोर्ट समझाऊंगा तो वहां पर ये बहुत काम आएगा। कंसिडरेशन मतलब उसके लिए मैं कुछ दे रहा हूं। ठीक है जी। बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब समझो, in the course of furtherance of business, for business purpose, for business purpose। अगर मैं कुछ भी यूज कर रहा हूं फॉर बिजनेस पर्पस। ठीक है जी। नाउ इसको अगर मैं थोड़ा समराइज करूं तो सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, स्टेबल DLR प्लस प्लस फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए, और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। जब ये तीनों कंपोनेंट मिलेंगे तो उस केस में हम उसे क्या बोलेंगे, सप्लाई। सप्लाई। ठीक है जी, सप्लाई के अंदर ये तीन कंपोनेंट आएंगे, स्टेबल DLR, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, लीज, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल फॉर कंसिडरेशन प्लस इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है जी। इसी के साथ हमारा सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज ए खत्म होता है। नाउ कमिंग टू द सेकंड डबल ए, द एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल। अदर देन इंडिविजुअल का मतलब इंडिविजुअल को निकाल करके बाकी लोग जो ट्रांजैक्शन करेंगे, टू इट्स मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा, फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट, अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, उसे भी हम सप्लाई मान लेंगे। इसका मतलब जो आपकी एसोसिएशंस बनती हैं, एसोसिएशंस, एसोसिएशन जब अपने मेंबर्स को कोई सर्विसेज देंगी तो उसे भी हम सप्लाई में मान लेंगे। कमिंग टू द बी पार्ट, सॉरी क्लॉज बी, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अभी तक वो ऊपर क्या बोल रहा था, अभी तक ऊपर बोल रहा था कि बिजनेस के लिए होना चाहिए, लेकिन यहां पर आके उसने बोला कि अगर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस हो रही है, इसके ऊपर मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा अभी नीचे, फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर इंपोर्ट कर रहे हो, बिजनेस के लिए नहीं भी कर रहे, तब भी हम उसे सप्लाई मान लेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ सप्लाई की डेफिनेशन पे बात कर रहे हैं। द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल फर्स्ट मेड और एग्री टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन। पहले उसने बोला था कि कंसिडरेशन का कंपोनेंट जो है ये वाला होना मैंडेटरी है। नाउ व्हाट ही इज सेइंग, ही इज सेइंग कि शेड्यूल वन के अंदर में हम कुछ एक्टिविटीज आपको बता रहे हैं जहां पर कंसिडरेशन इन केस अगर नहीं भी होगी तो भी चलेगा, हम उसे फिर भी सप्लाई मान लेंगे। ठीक है जी। अब आते हैं जी नेक्स्ट पे 7(1)(a), where certain activities or transaction constitutes a supply in accordance with the provision of subsection 1, they shall be treated either as a supply of goods or supply of service as referred to in schedule 2। यहां पर वो कह रहा है कि आप शेड्यूल 2 में जाकर के चेक कर लेना कि जो ऊपर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के अंदर जो भी कुछ है वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ये कैसे डिसाइड होगा ये आपको बताएगा शेड्यूल 2। ठीक है जी। आइए सेक्शन 7 सबसेक्शन 2, द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड नेदर एज अ सप्लाई नॉर ऑफ नेदर एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। वो कह रहा है कि अब इनमें से जो मैं आपको बता रहा हूं वो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। ठीक है जी।
हालांकि हालांकि उसमें वो तीनों कंपोनेंट्स इंक्लूड हो रहे हो तब भी। ठीक है जी, तो उसके लिए उसने कहा हम आपको स्पेसिफाई कर रहे हैं शेड्यूल 3। इस शेड्यूल 3 के अंदर जो भी एक्टिविटीज आएंगी उसे हम ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, और जब हम उसे ना सप्लाई ऑफ गुड्स मान रहे हैं सप्लाई ऑफ सर्विस मान रहे हैं तो हम जीएसटी भी उस पर नहीं लगाएंगे। ठीक है जी, दूसरी चीज जो थी इसके अंदर, सप्लाई ऑफ सच एक्टिविटीज ट्रांजैक्शन आर टेकन बाय सीजी, एसजी और एनी लोकल अथॉरिटी इन व्हिच द गवर्नमेंट एंगेज एज मे बी नोटिफाइड, जिसे गवर्नमेंट स्पेशली बोलते हैं कि भैया इस पे तो हम इसे हम सप्लाई नहीं मानेंगे इसलिए उस पे जीएसटी भी नहीं लगेगा। ठीक है जी, अच्छा हमने अब पढ़ा 7, 7, 1, 7, 1A, 7, 2। अब आते हैं 7, 3 पे। Subject to the provision of subsection 1, 1A and 2, government may on the recommendation of the council specify by notification transaction that to be treated as, वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट चाहे तो काउंसिल से डिस्कशन करके ये बता सकती है कि किसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, नॉट एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। सप्लाई ऑफ सर्विस आपको ऐसे दिखने में लगेगा बट गवर्नमेंट कह रही है हम उसे सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। ठीक है जी, ये सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे ना कि सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है जी, अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं एक बार। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सप्लाई ऑफ एनीथिंग अदर देन गुड्स और सर्विस लाइक मनी सिक्योरिटी डज नॉट अट्रैक्ट जीएसटी। अगर मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ, मनी दे रहा हूँ, सिक्योरिटी दे रहा हूँ तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। आइए जी, अब हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं थोड़ी सी शेड्यूल 1 को लेकर के। शेड्यूल 1 हमने कहाँ पढ़ा था? हमने शेड्यूल 1 पढ़ा था यहाँ पर। शेड्यूल 1 का सबसे पहला रेफरेंस आया था, एक मिनट रुकिए 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 रुकिए। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? अभी तो था यार शेड्यूल 1 का। चलो कोई बात। हाँ जी, अभी तक हम बोल रहे थे कि कंसिडरेशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंटिल ये तीनों फैक्टर नहीं होंगे, ये वाला फैक्टर फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, कंसिडरेशन और कोर्स ऑफ बिजनेस, जब तक ये तीनों फैक्टर नहीं मिलेंगे तब तक हम उसे सप्लाई नहीं बोलेंगे। लेकिन लेकिन शेड्यूल 1 के अंदर उसने कहा कि कुछ एक्टिविटीज, ये रहा शेड्यूल 1, कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जहां पर कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो भी चलेगा, हम उसे फिर भी सप्लाई बोलेंगे। आइए जी, कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं? आइए शेड्यूल 1, इनको हम बोलते हैं डीम्ड सप्लाई, हम सप्लाई मान लेंगे। ठीक है जी, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, बिना पैसों के हो रही है तो भी। आइए पढ़ते हैं एक बार। ओहो, हाँ जी, टू कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई देयर मस्ट बी कंसिडरेशन बट इन फैक्ट इवन द सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन इज टैक्सेबल। ठीक है जी, विदाउट कंसिडरेशन भी हम उसे टैक्सेबल मानेंगे बट ओनली इन सिचुएशन गिवन इन शेड्यूल 1। जब तक शेड्यूल 1 में वो स्पेसिफाई नहीं होगा हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अगर शेड्यूल 1 के अंदर जो 4 एक्टिविटीज आपको दे रखी हैं उसमें कंसिडरेशन की होने की जरूरत नहीं है, हम उसे सप्लाई बोलेंगे। पहला, परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट। इसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, आईटीसी मस्ट बी अवेल्ड ऑन सच ट्रांसफर डिस्पोजल। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एग्जांपल देता हूं। एक एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है जी, इसने एक लैपटॉप खरीदा। ठीक है जी, इसने एक लैपटॉप बाय किया है। लैपटॉप इसने लिया है 1 लाख प्लस जीएसटी का, 1 लाख प्लस जीएसटी का, 1 लाख प्लस जीएसटी का, तो जीएसटी इस पे 18% लगा तो 18,000 जीएसटी हुआ। इसने आज ये खरीदा और एक जीएसटी 18,000 का कंपोनेंट गवर्नमेंट से क्लेम कर लिया। 2 साल के बाद, 2 साल के बाद या ये कह लो कि 1 महीने बाद, 1 महीने बाद, 1 महीने बाद एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के मन में बड़ी इच्छा हुई कि हम इस चैरिटी करते हैं, तो उन्होंने ये लैपटॉप उठा करके डोनेट कर दिया, डोनेट कर दिया जी। ठीक है जी, एक फाउंडेशन है जिसका नाम रखते हैं XYZ फाउंडेशन। ठीक है जी, ये बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करती है फाउंडेशन, तो इन्होंने इसे डोनेट कर दिया। और इनका कहना ये है कि हमने तो डोनेट कर दिया, अब हम किस बात पे जीएसटी दें? गवर्नमेंट ने कहा नहीं रुको, आपने 18,000 जीएसटी अवेल करा था, जब आप ये लैपटॉप खरीद के लाए थे, आपने एक 1,18,000 उस वेंडर को दिया था, उस पर्सन को दिया था, लेट्स से मिस्टर राम को आपने 1,18,000 रुपए की पेमेंट करी थी, और मिस्टर राम ने आपको जीएसटी का क्लेम दिया था 18,000 का। ठीक है जी, जो कि आपने क्लेम करा था अपनी GSTR 3 भी फाइल करते हुए। आपने रिटर्न्स वाला चैप्टर पढ़ रखा होगा, आई होप सो। ठीक है जी, ये सब रिटर्न्स वाले में आएगा। 18,000 आपने क्लेम कर लिया था, तो अब जब आप इसे डोनेट कर रहे हो
तो आप ये 18,000 को रिवर्स करोगे, और रिवर्स करने के लिए आपको सप्लाई मानना पड़ेगा इस ट्रांजेक्शन को। ठीक है जी। परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल, और अगर आप ये एसेट लैपटॉप डिस्पोज ऑफ भी करते हो, उस केस में भी आपको सप्लाई माननी पड़ेगी इस ट्रांजेक्शन को। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है? आईटीसी मस्ट बी अवेल्ड ऑन सच ट्रांसफर डिस्पोजल। अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने ये 18,000 का क्लेम लिया ही नहीं होता, इसे क्लेम करा ही नहीं होता, और फिर ये डोनेट करते, तो क्या तब भी ये सप्लाई मानी जाती? नहीं सर, नहीं मानी जाती। सप्लाई मानने का रीजन क्या है? आईटीसी मस्ट बी अवेल्ड ऑन सच ट्रांसफर। आइए सेकंड चीज डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट है सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मैं कुछ भी सप्लाई कर रहा हूं, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। आइए समझते हैं। एक है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है जी, और इसी की दो ब्रांचेस हैं। एक है इसकी गुड़गांव में और एक है इसकी दिल्ली में। इसने गुड़गांव वाली ब्रांच से कुछ ये कहते हैं कि लेट से यहां पर लेते हैं हम चेन्नई चेन्नई से इसने कुछ सामान मंगाया। चेन्नई से इसने कुछ सामान अपने पास मंगाया गुड़गांव वाले स्टोर पे। ठीक है जी। इसने 2 महीने वेट करा कि सामान बिकेगा बिकेगा, बट नहीं बिक रहा था, और दिल्ली वाले में इंक्वायरी आ रही थी इस सामान की। इसने इस सामान को यहाँ पर दिल्ली वाले में भेज दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो गवर्नमेंट का कहना है कि ये और ये दोनों ब्रांचेस भले एबीसी प्राइवेट लिमिटेड की हैं, बट हम इसे एज पर जीएसटी अलग अलग सेपरेट एंटिटी कंसिडर करेंगे। अब हमारे लिए डिस्टिंक्ट पर्सन है दोनों। तो जब गुड़गांव वाला दिल्ली को सामान भेजेगा, तो उस केस में वो सप्लाई मानी जाएगी, और गुड़गांव वाला दिल्ली से लेट से अगर वो 100 की चीज भेज रहा है, उस पर 18% जीएसटी लगा करके ही दिल्ली को भेजेगा। ठीक है जी। तो ये था आपका सेकंड। थर्ड, अब इसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, ना इधर इन्वॉल्व थी ना इधर इन्वॉल्व थी, लेकिन इनको सप्लाई माना जाएगा। चलिए आइए, गुड्स ट्रांसफर बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। ठीक है जी। आइए ये वाला केस भी थोड़ा समझाता हूं आपको। मिस्टर राम है, ठीक है जी, इन्होंने इन्होंने शिमला में एक पर्सन को हायर करा, मिस्टर पी को, और अपना एजेंट बना लिया। ठीक है जी। मिस्टर राम ने कहा कि जो भी मेरे हीटर्स बेसिकली मैं यहाँ पर मैन्युफैक्चर करता हूँ, तो मिस्टर पी आप हीटर्स को शिमला के अंदर बेचना। तो मिस्टर राम जब शिमला में मिस्टर पी के पास सामान भेजेंगे, तो उनको जीएसटी चार्ज करना होगा, क्योंकि वो अपने एजेंट को दे रहे हैं। ठीक है जी। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इसके बारे में अभी थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी 2 मिनट के होल्ड करते हैं इसे। आइए जी, आ गया सबसे बढ़िया टॉपिक, टैक्सेबिलिटी ऑफ जीएसटी इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। आइए, एज पर सेक्शन 7, मैं एक बार पहले रीड करा देता हूं, फिर मैं समझाऊंगा ये। ठीक है जी। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगाएंगे, क्योंकि हल्का सा कॉम्प्लेक्स भी है ये टॉपिक, और मुझे लगता है इंपॉर्टेंट भी है। Taxability of GST in case of import of service. As per section 7, import of service without consideration for business purpose shall not be considered to be supplied. Without consideration, पैसा है ही नहीं, for business purpose shall not be considered to be supplied. But if service are taken from related person or from any of his establishment outside India in the course of furtherance of business, it will be taxable even it is without consideration. क्या खतरनाक लैंग्वेज लिख रखी है, समझ ही कुछ नहीं आने वाला। आओ एक मिनट रुको, मैं नया पेज इसमें ऐड करता हूँ एक बार। कहाँ से होगा यार? चलो बाहर से चलते हैं, बाहर चल के एक बार कर देते हैं। चलो आओ आओ जी, आओ जी, आओ। अरे चलो हाँ, आइए। हमने कहा हम कर रहे हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ठीक है जी। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ये कोशिश करना अगर आप भी अपने पास से बना लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। आइए जी, पहला ऑप्शन है कि क्या वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस कंसिडरेशन के लिए हो रही है। कंसिडरेशन मतलब क्या उसके बदले में हम कुछ दे रहे हैं, या फिर वो विदाउट कंसिडरेशन हो रही है, विदाउट कंसिडरेशन।
दो ही केस हो सकते हैं, या तो मैं उसके बदले में पैसा दे रहा हूँ या पैसा नहीं दे रहा हूँ। आइए कंसिडरेशन के केस में मैं दो चीजें बात करता हूँ आपसे। क्या मैं उसे बिजनेस पर्पस के लिए लेकर आ रहा हूँ या फिर मैं उसे नॉन बिजनेस पर्पस के लिए लेकर के आ रहा हूँ। क्या मैं उसे बिजनेस पर्पस के लिए लेकर के आ रहा हूँ या फिर मैं उसे नॉन बिजनेस के लिए लेके आ रहा हूँ। ठीक है जी। आइए इंपोर्ट ऑफ सर्विस में रूल कहता है कि इन केस आप बिजनेस पर्पस के लिए लेकर के आ रहे हो, फिर तो हम उसे मानेंगे सप्लाई। क्या दोबारा सुनो, मैं सर्विसेज इंपोर्ट कर रहा हूं, कंसिडरेशन भी है और बिजनेस पर्पस भी है, तीनों फैक्टर हैं। इंपोर्ट भी है, कंसिडरेशन भी है और बिजनेस पर्पस भी है। उस केस में क्या माना जाएगा? आपका सप्लाई। ठीक है जी। इधर आओ, अब इधर इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, कंसिडरेशन भी है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, कंसिडरेशन भी है, बट बिजनेस पर्पस नहीं है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, कंसिडरेशन भी है, बिजनेस पर्पस नहीं है। क्या सप्लाई माना जाएगा? यस सर, सप्लाई तो ये माना ही जाएगा। बट गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाली, अभी रीड आउट कराऊंगा, उसके थ्रू इसे एग्जेम्प्ट कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया। यानी कि सप्लाई तो मानी जाएगी लेकिन इस पर टैक्स नहीं लगेगा। दोबारा बोलो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस कंसिडरेशन नॉट फॉर बिजनेस पर्पस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस कंसिडरेशन नॉट फॉर बिजनेस पर्पस, सप्लाई तो मानी जाएगी बट वो एग्जेम्प्ट सप्लाई है। आइए जी, अब दूसरा केस, दूसरा केस अब हम बात कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन। अब मैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहा हूं जिसके लिए पैसे नहीं देने वाला, जिसके लिए पैसे देने वाला नहीं हूं, तो यहां पर आपको एक एडिशनल चेक देखना पड़ेगा, दैट इज योर रिलेटेड पर्सन और अनरिलेटेड पर्सन। अगर अगर आप ये कोई भी सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो, कोई भी सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो विदाउट कंसिडरेशन रिलेटेड पर्सन से, तो आप चेक करो क्या आप वो सर्विस बिजनेस पर्पस के लिए ले रहे हो या फिर नॉट फॉर बिजनेस पर्पस। अगर आप वो सर्विस बिजनेस पर्पस के लिए ले रहे हो तो उस केस में तो ये आपकी क्या कहलाएगी? सप्लाई। लेकिन अगर वो सर्विस आप नॉट फॉर बिजनेस पर्पस यानी कि पर्सनल पर्पस से ले रहे हो, एक थोड़ा सा केस एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मेरा एक ब्रदर है जो कि अमेरिका में रहता है, जो कि अमेरिका में रहता है। मैंने उसे फोन मिला करके कुछ लीग, वो वहां पर एडवोकेट है, मैंने उससे कुछ लीगल सर्विसेज ली। इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहा हूँ क्योंकि मैं फॉरेन से मंगा रहा हूँ सर्विस। ठीक है जी। क्या मैं अपने भाई को उस काम के लिए पैसे भी दूंगा? नहीं नहीं, वो मांगेगा भी नहीं और मैं देने भी नहीं वाला। ठीक है जी। मैं अपने ब्रदर को बोल रहा हूँ कि मुझे एक लीगल सर्विस, लीगल एडवाइस दो। ठीक है जी, रिलेटेड पर्सन है, ठीक है जी, ब्रदर है मेरा, कि अगर मैं उससे वो लीगल एडवाइस विदाउट कंसिडरेशन अगर मैं अपने बिजनेस के लिए ले रहा हूँ, जो मेरा बिजनेस इंडिया में रन कर रहा है उसके लिए ले रहा हूँ, उस केस में तो सप्लाई मान जाएगी। बट अगर वो मैं पर्सनली ले रहा हूँ, ठीक है जी, लेट से मैरिज के लिए मैंने कोई लीगल एडवाइस ली, तो वो आपकी सप्लाई नहीं मानी जाएगी। ठीक है जी, तो ये आपकी नॉट सप्लाई, इट्स नॉट अ सप्लाई। ठीक है जी। आइए अब आ गया है अनरिलेटेड पर्सन सर, अब आ गया है अनरिलेटेड पर्सन। मैं इंपोर्ट कर रहा हूं एक सर्विस विदाउट कंसिडरेशन, मैं पैसे नहीं दे रहा, लेकिन किसी ऐसे पर्सन से जो कि मेरा रिलेटिव नहीं है। ठीक है जी, उससे अगर मैं बिजनेस पर्पस के लिए मंगाता हूं, पेन चेंज करूं, बिजनेस पर्पस के लिए मंगाता हूं, तो फिर उस केस में क्या वो सप्लाई कहलाएगी? जी नहीं। क्यों नहीं कहलाएगी? क्योंकि सर कंसिडरेशन ही नहीं है वहां, क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है, सप्लाई काट दिया मैंने लिख के, इसे हम क्या बोलेंगे? नॉट अ सप्लाई, कंसिडरेशन ही नहीं थी। अच्छा आइए, अनरिलेटेड पर्सन यहां पर अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए भी नहीं मंगाई, मैंने इंपोर्ट ऑफ सर्विस करी है, मैंने इंपोर्ट ऑफ सर्विस करी है, विदाउट कंसिडरेशन करी है, पैसे भी नहीं दिए, ठीक है जी, एक अनरिलेटेड पर्सन से करी है, बिजनेस पर्पस के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए करी है, तो उस केस में क्या वो सप्लाई मानी जाएगी? जी नहीं, यहां पर भी नॉट अ सप्लाई। चलो एक बार आप कोशिश करेंगे, आप इसे खुद बना लें तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है जी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का ये डायग्राम आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, आओ मैं वापस आपको लेके चलता हूँ उस लैंग्वेज पर जो हमने लिखी थी। मैं एक बार रिकॉल कराता हूँ। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, पैसे दे करके ले रहे हैं बिजनेस पर्पस के लिए, सप्लाई मान जाएगा। पैसे नहीं दे करके ले, कंसिडरेशन पैसे दे रहे हैं बट बिजनेस पर्पस के लिए नहीं ले रहे, सप्लाई माना जाएगा, बट एग्जेम्प्टेड है। ठीक है जी।
अब मैं पैसे का यहाँ पर बात ही नहीं हो रही, विदाउट कंसिडरेशन की बात कर रहा हूँ। मैं देखूंगा किससे ले रहा हूँ, रिलेटेड पर्सन से है। रिलेटेड पर्सन के बाद क्या वो मेरे बिजनेस पर्पस के लिए है तो सप्लाई माना जाएगा। नॉट फॉर बिजनेस पर्पस, नॉट अ सप्लाई। ठीक है जी। या ओवरऑल कहो विदाउट कंसिडरेशन होने में, और विदाउट, अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस करी है, कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन आपका नहीं है, और फिर वो आप सिर्फ बिजनेस पर्पस के ले रहे हो, उसी केस में सप्लाई माना जाएगा, अदरवाइज बाकी सब केस में सप्लाई नहीं माना जाएगा। चलिए जी, आइए आइए वापस लेके चलता हूँ मैं आपको, और नोट्स पे जाते हैं हम। आइए, हम कहाँ थे, हम थे जी यहाँ। आइए, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन। इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन यानी कि आप एक चार्ट को इमेजिन करें जो भी हमने बनाया था वहां पर। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन इस साइड पर था हमारा। ठीक है जी। फॉर बिजनेस पर्पस, without business purpose, shall be, shall not be considered to be supply. But if services are taken for from a related person or from any of his establishment outside India in the course of furtherance of business, it will be taxable even if it is without consideration. अब जब आप वो चार्ट को इस साइड देख करके ये लाइन पढ़ोगे आपको बहुत क्लैरिटी आएगी, यकीन मानिए। As per notification number 9/2017, services imported by an individual for personal purpose shall be exempted from GST whether with or without consideration। यही चीज अभी हमने पढ़ी थी, यही चीज अभी हमने पढ़ी थी जो हमने देखा था कि स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट कर रखी है। अच्छा, आइए जरा यहाँ पर एक OIDR का केस पढ़े। ठीक है जी। नो एग्जेम्पशन शैल बी अलाउड इन केस ऑफ OIDAR सर्विसेज। और OIDR क्या है? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज, जैसे कि आपका नेटफ्लिक्स, टू एनी पर्सन इफ देयर इज कंसिडरेशन। ठीक है जी। इट इज एग्जेम्प्ट इफ इट इज अ फ्री सप्लाई। अगर वो फ्री है तो ही एग्जेम्प्ट होगी। आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। इफ पर्सन रिसीविंग ओआईडी सर्विस इज नॉट रजिस्टर्ड, जीएसटी शैल बी कलेक्टेड बाय OIDAR। आपने नेटफ्लिक्स से सब्सक्रिप्शन लिया, आपने नेटफ्लिक्स से लिया तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा क्योंकि आप रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हो। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन होते, उस पहले वाले केस में जिसमें आप रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हो उसमें OIDAR आपसे जीएसटी चार्ज कर रहा है। ठीक है जी। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड हो तो उस केस में इफ सच पर्सन रजिस्टर्ड, जीएसटी शैल बी पेड बाय हिम अंडर रिवर्स चार्ज। इसको हम आरसीएम के अंदर और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। चलिए आइए कुछ एग्जांपल मैं आपको एक बार रीड करा देता हूँ। मिस्टर एक्स ने इंपोर्ट करी सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया फॉर अ कंसिडरेशन। पहली बात कंसिडरेशन है। ठीक है जी। किस आउटसाइड इंडिया से करी है? फॉर बिजनेस पर्पस, बिजनेस पर्पस भी है, इट इज टैक्सेबल। देखिए कंसिडरेशन, इंपोर्ट ऑफ सर्विस भी आ गया, कंसिडरेशन भी आ गया, टैक्सेबल बिजनेस पर्पस भी आ गया, तो ऑब्वियसली टैक्सेबल होगी। मिस्टर एक्स विल पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। आइए, मिस्टर एक्स ने इंपोर्ट करी सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, कंसिडरेशन, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो रहा है, कंसिडरेशन भी हो रहा है। ठीक है जी। फॉर पर्सनल पर्पस, पर्सनल पर्पस, सप्लाई तो मानी जाएगी, इट इज सप्लाई एज पर सेक्शन 7(1)(b), बट इट इज एग्जेम्प्ट एज पर नोटिफिकेशन नंबर 9/2017। ठीक है जी। मिस्टर एक्स इंपोर्टेड सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन, अब कंसिडरेशन है ही नहीं, फॉर बिजनेस पर्पस, फॉर बिजनेस पर्पस इट इज एग्जेम्प्ट एज पर शेड्यूल 1। ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी आपकी सर्विस। ठीक है जी। ये एग्जांपल दिए हुए मैंने। नोट्स आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा चैनल डिस्क्रिप्शन में, मैं ट्राई करूंगा डाल दूं, और वहीं पर मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं वहां से। ठीक है जी। आइए कंक्लूजन एक बार पढ़ लेते हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन इज ऑलवेज एग्जेम्प्ट एक्सेप्ट व्हेन इंपोर्टेड बाय अ पर्सन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बोलूं तो आप जो है आपका चार्ट जब आप सामने रख करके बैठेंगे तब इसे एक बार इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को पढ़ना, आपको क्लैरिटी अच्छी खासी आ जाएगी। ऐसे पढ़ोगे तो नहीं आएगी। चलिए अब हम खत्म कर चुके हैं शेड्यूल 1। एक बार मैं आपको रैप अप करा देता हूं जहां तक हमने पढ़ा है। हमने सबसे पहले पढ़ा सेक्शन 7 मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई, हम वो पढ़ रहे थे। उसके बाद हमने शुरू करा सप्लाई में, हमने पढ़ा कि सप्लाई में क्या इंक्लूड होता है। हमने ये सारे कंपोनेंट्स, प्लस में कंसिडरेशन होना चाहिए, प्लस में इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए अगर आपको किसी ट्रांजैक्शन को सप्लाई बोलना है तो। बट फिर उसके बाद अभी हमने पढ़ा कि कुछ एक्टिविटीज ऐसी भी हो सकती हैं जहां पर अगर कंसिडरेशन नहीं भी है, कंसिडरेशन नहीं भी है, उस केस में भी हम उसे सप्लाई मान लेंगे। वो एक्टिविटीज कौन कौन सी थी? वो थी आपका शेड्यूल 1 के अंदर स्पेसिफाइड। पहली परमानेंट ट्रांसफर ऑब्लिक डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट। सेकंड थी आप लेकिन इसके अंदर कंसीडर कंडीशन ये थी कि आपने आईटीसी मस्ट बी क्लेम्ड ऑन द, जो भी है आपका आईटीसी मस्ट बी अवेल्ड ऑन सच ट्रांसफर डिस्पोजल।
सेकंड था आपका सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन, जो कि मैंने आपको यहाँ पर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव और दिल्ली का एग्जांपल देके समझाया कि अगर आपकी कोई एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के अंदर सामान जा रहा है तो वहां पर जीएसटी आपका मैंडेटरली लगेगा। थर्ड वन इज गुड ट्रांसफर बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, जब भी प्रिंसिपल अपने एजेंट को सामान देगा वो जीएसटी चार्ज करेगा, वाइस वर्सा। ठीक है जी। इंपोर्ट ऑफ सर्विस को हमने बहुत डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है जी। आइए आइए आइए, अब हम पढ़ने वाले हैं शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 आखिर है क्या? शेड्यूल 2 आखिर है क्या? आओ एक बार मैं आपको शेड्यूल 2 दिखाता हूँ। शेड्यूल 2 बोलता है एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और एज सप्लाई ऑफ सर्विस। शेड्यूल 2 आपको बताता है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिन्हें हम सप्लाई ऑफ गुड्स ही बोलेंगे और कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जिन्हें हम सप्लाई ऑफ सर्विस ही बोलेंगे, हालांकि उसके अंदर गुड्स और सर्विस का कंपोनेंट इंक्लूड होगा तब भी। आइए आइए आ जाइए, चलिए चलिए, हाँ जी, आइए। पहला, सबसे पहला ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर क्या हो रहा है? ट्रांजैक्शन किस टाइप की? ट्रांसफर हो रहा है गुड्स के टाइटल में, टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट दैट प्रॉपर्टी शैल पास एट फ्यूचर डेट। ठीक है जी, इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफर ऑफ गुड्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप गए अपने घर से एक ओला के शोरूम में और आपने कहा मुझे एक इलेक्ट्रिक स्कूटी दे दो। ठीक है जी, और आप वहां जाकर के एक इलेक्ट्रिक स्कूटी ले आते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्कूटी आप लेकर के आते हो, तो क्या जरूरी है कि वो सप्लाई ऑफ सर्विस मान जाए? नहीं, आपने गुड्स लिया। बट अगर आपने वहां पर उसको लोन पर लिया है, लोन पर, तो अगर आप देखोगे तो गाड़ी आपकी नहीं है लीगली, बट स्टिल वो आपकी गाड़ी, आपको ट्रांसफर ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा, क्योंकि उसमें पोजेशन, पोजेशन गुड्स अंडर फ्यूचर डेट, कि जिस दिन आप ये सारा का सारा पैसा दे दोगे लोन का, जो भी आपने ईएमआई बनवाई है, उस दिन गुड आपका हो जाएगा, इसलिए हम इसे आज ही ट्रांसफर ऑफ गुड्स मान लेंगे। चलिए आइए जी, आ जाइए अगली पढ़ते हैं। लेकिन अगर हमने सिर्फ राइट दिया है अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, सीधी सी बात है, अगर ट्रांसफर ऑफ टाइटल नहीं हो रहा तो उस केस में हम उसे सर्विस मानेंगे। लेकिन अगर टाइटल ट्रांसफर हो रहा है आज या फिर फ्यूचर डेट में कभी भी, तो उसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। ठीक है, चलिए आइए। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, लीज टेनेंसी स्टेटमेंट लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, उसको हम क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानेंगे, हालांकि वो पर्सन आकर के उस बिल्डिंग में रहेगा, यूज करेगा तब भी। आइए, लीज लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग अ कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, कॉमर्स होली पार्टली, उस केस में भी हम उसे सर्विसेज ही मानेंगे अगर हम लीज लेट आउट करते हैं तब भी। ट्रीटमेंट और प्रोसेस अप्लाई टू अनदर गुड्स, ये क्या है? ये इसे हम जनरली बोलते हैं बेटा जॉब वर्क। जॉब वर्क क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। मैं गया, मैंने एक, मैं सुनिए, ध्यान सुनिएगा। जो आपके स्कूटी होती है, बाइक होती है, उसके ऊपर एक टेल लाइट टाइप की लगी होती है, जो इंडिकेटर जिसे आप कहते हैं, वो इंडिकेटर के ऊपर ना फिनिशिंग का काम होता है। ठीक है, तो वो कोई और मैन्युफैक्चरर प्लास्टिक बनाता है खाली, लेकिन उसके ऊपर जो व्हाइट कलर की कोटिंग होती है अंदर की साइड, वो कोई और करता है। तो गुड्स उठते हैं और वहां पर उसकी फैक्ट्री में जाते हैं, वो उसके ऊपर कोटिंग लगाता है और वापस भेज देता है। क्या मैंने उसे गुड्स दे दिए? हाँ दिए सर। तो क्या ये सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा? नहीं, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, क्योंकि मैंने उसके ऊपर सर्विस करके दी है। ठीक है जी, तो ये आपका जॉब वर्क कहलाता है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज अ प्रॉपर एग्जांपल ऑफ जॉब वर्क। इधर आप लिख लीजिएगा जॉब वर्क। चलिए 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 आगे चलते हैं। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट, मैंने बिजनेस असेट ट्रांसफर करा। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस असेट आर ट्रांसफर डिस्पोज ऑफ अंडर डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैरिंग बिजनेस सो एज नो लॉन्गर फॉर्म पार्ट ऑफ दोज असेट। अगर मैंने गुड्स का कोई बिजनेस का असेट ही दिया है तो क्या माना जाएगा? गुड्स माना जाएगा। ठीक है जी। गुड्स हेल्ड यूज फॉर बिजनेस आर पुट टू प्राइवेट यूज आर मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन फॉर यूज ऑफ एनी पर्पस अदर देन बिजनेस बाय अंडर एनी डायरेक्शन। मैंने किसी को यूज करने के लिए दिए गुड्स, मैंने किसी को गुड्स यूज करने के लिए दिए, उस केस में ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। आइए आइए एक बारी वाला पढ़ते हैं। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आइए। कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर, अगर मैं किसी को अपनी बिल्डिंग कहता हूँ कि भैया आप आओ और इसको कंस्ट्रक्ट कर दो, ठीक है, उसमें उसका सामान भी लगेगा, मटेरियल भी लगेगा, वो लेकर के आएगा, इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करेगा, तो उस केस में सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा। हम ये नहीं बोलेंगे उसने सप्लाई ऑफ गुड्स करा है। ये आपको वही लिखा है, डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, एडेप्टेशन, अपग्रेडेशन, इन सबको हम सप्लाई ऑफ
सर्विसेज मानेंगे। आइए, फॉलोइंग कंपोजिट सप्लाईज, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स बीइंग फूड और एनी अदर, इसे हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैंने किसी को ठेकेदारी पे कुछ काम दिया कि आप इसको ये काम कंप्लीट करके दोगे, तो उसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। यहां तक हमारे दो शेड्यूल खत्म हो चुके हैं, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। अब हम आ रहे हैं जी शेड्यूल 3 पर। शेड्यूल 3 हमने कहां पढ़ा था? शेड्यूल 3 आइए मैं आपको याद दिलाता हूं। हमने शुरू किया था यहां पर जी, ये रहा शेड्यूल 3 आपका। आइए, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 कहता था द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज नेदर एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स, ना तो हम इसे सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, ना हम इसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। किनको नहीं मानेंगे? उसने कहा जी पहली वो एक्टिविटीज और सर्विसेज जो कि आपकी मेंशन है शेड्यूल 3 के अंदर, दूसरी जिन्हें गवर्नमेंट ही बोलते। तो हम पढ़ने वाले हैं शेड्यूल 3 के अंदर वो सर्विसेज या वो ट्रांजैक्शंस जिन्हें गवर्नमेंट ने कहा जी हम तो सप्लाई नहीं मानेंगे। सप्लाई नहीं मानेंगे तो फिर जीएसटी भी हम चार्ज उस पे नहीं करेंगे। आइए, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन विच शैल बी ट्रीटेड नेदर एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, ना तो ये गुड्स मानी जाएंगी सप्लाई, ना ये सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएंगी। सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, मैं एज अ एम्प्लॉय अगर किसी एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा हूं इन कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के केस में मैं अगर अपने अपने एम्प्लॉय को कुछ सर्विस, अपने एम्प्लॉयर को कुछ सर्विस दे रहा हूँ, तो उस केस में सप्लाई नहीं माना जाएगा। मैं उससे ये नहीं करूंगा कि मेरी सैलरी अगर 50,000 है तो उस पे प्लस आप 18% जीएसटी करके ये लो मेरा बिल, ऐसे नहीं होगा। ठीक है जी, तो गवर्नमेंट ने शेड्यूल 3 के अंदर उसे एग्जेम्प्ट करा है। सर्विसेज बाय एनी कोर्ट, ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिशमेंट अंडर एनी लॉ, कोई भी कोर्ट ट्राइब्यूनल सर्विसेज देता है, ठीक है जी, तो उस केस में उसे भी हम सप्लाई नहीं मानेंगे। द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, एमएलए, मेंबर्स ऑफ पंचायत, मेंबर्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी, अगर ये लोग भी कुछ काम कर रहे हैं, कुछ सर्विसेज दे रहे हैं गवर्नमेंट को, तो उस केस में भी हम इसे सप्लाई नहीं मानेंगे। The duties performed by any person who holds any post in the pursuance of the provision of the constitution in that capacity, अगर कोई भी सरकारी नौकरी में है, इन द सेंस कि किसी पोस्ट पर है जो ऐसे टाइप के काम कर रहे हैं, ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें भी हम उसे सप्लाई नहीं मानेंगे। द ड्यूटी परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज अ चेयरपर्सन और अ मेंबर और अ डायरेक्टर इन अ बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, याद रखिएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है ये, और एसजी और लोकल अथॉरिटी हु इज नॉट डीम्ड एज एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को तो हमने ऊपर ही कवर कर लिया, लेकिन यहाँ पर हम बाकी लोगों को कवर कर रहे हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी ने। ठीक है जी, आइए, इतना इंपॉर्टेंट था नहीं ये पॉइंट, आगे चलते हैं। सर्विस ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरल, क्रिमेटोरियम, मॉर्टरी, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिजीज, ये एम्बुलेंस से जो शव वाहन होते हैं आपके कि जो डेड बॉडी होती है उसको घर से लेकर के बेसिकली जो भी क्रिमेटोरियम ग्राउंड होता है वहां तक लेके जाने की सर्विसेज। इसे थोड़ा सा याद रखिएगा, हो सकता है कई बार ऐसे पूछ लेता है कि ये वाली ट्रांजेक्शन सप्लाई होगी नहीं होगी। ठीक है जी, सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग, ठीक है जी, इसके ऊपर हम स्टैंप ड्यूटी भरते हैं, इस पे हम जीएसटी नहीं भरते। ठीक है जी, एक्शनेबल क्लेम्स आपके, ठीक है जी, ये सारे एक्शनेबल क्लेम्स हैं। अच्छा, आइए, यहाँ तक हमारा यह बताता हूँ, एज पर सेक्शन 2 स्पेसिफाइड एक्शन क्लेम मींस द एक्शनेबल क्लेम इन्वॉल्व्ड इन और बाय वे ऑफ गैम्बलिंग, बेटिंग, लॉटरी, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग और कैसीनो, इन सबको हम एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं। यहाँ तक हमने इस चैप्टर का मेजर पोर्शन खत्म कर लिया है, सेक्शन 7, दैट इज सेक्शन 7 के साथ हमने ये 3 शेड्यूल भी पढ़ लिए हैं। सेक्शन 7 क्या था हमारा, जो मैं बताता था मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई, उसी के अंदर ही हमारा रेफरेंस आता था शेड्यूल 1 का। शेड्यूल 1 मतलब डीम्ड सप्लाई, शेड्यूल 2 कि हम किसको गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे और किसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। शेड्यूल 3 वो शेड्यूल वो ट्रांजैक्शंस जो कि ना तो आपकी शेड्यूल, ना तो आपकी सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएंगी, ना आपकी सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएंगी। अब हमारा एक सेक्शन बचता है इसमें, सेक्शन नंबर 8, दैट इज टैक्सेबिलिटी ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाईज। आइए जरा ये भी फटाफट से कवर करते हैं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, हाँ जी, सेक्शन 8 कहता है जी टैक्स लायबिलिटी ऑन कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाईज, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाईज, मिक्स सप्लाई सॉरी। अब सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कंपोजिट और मिक्स सप्लाई होते क्या है, मैं आता हूं उस पे। द टैक्स लायबिलिटी ऑन अ कंपोजिट और मिक्स सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग मैनर, ये आपकी लॉ की लैंग्वेज है जी, मैं नहीं बोल रहा, लॉ की लैंग्वेज है। A composite supply comprising two or more supplies, one of which is principal supply, shall be treated as supply of principal supply.
ये आपका कंपोजिट सप्लाई की वो एक्सप्लेनेशन चल रही है। आइए, a mixed supply comprising two or more supplies shall be treated as supply of that particular supply that attracts the highest rate of tax। एक मिनट देना यार। आओ जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। आओ, हम कहाँ थे? हम ये डिस्कस कर रहे थे कंपोजिट और मिक्स सप्लाई हमने पढ़ना स्टार्ट करा था। मैंने आपको लॉ की लैंग्वेज पढ़ाई थी जो कि बिल्कुल बिल्कुल समझ नहीं आने वाली। आइए, कंपोजिट सप्लाई सेक्शन 8 है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में समझते हैं। ठीक है जी, आइए। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 डेफिनेशन है कंपोजिट सप्लाई की, मींस अ सप्लाई मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन टू अ रिसिपिएंट कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यही तो होते हैं। कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन कह रही है कि कुछ भी टैक्सेबल सप्लाई जहां पर दो दो या उससे ज्यादा दो या उससे ज्यादा टैक्सेबल सप्लाईज हैं, या फिर टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज हैं, या फिर दोनों हैं, या फिर उनका कोई कॉम्बिनेशन बना है, विच इज नेचुरली बंडल्ड। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। विच आर नेचुरली बंडल्ड, उनको जबरदस्ती नहीं बेचा जा रहा, उनको बेचना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फोन के साथ एक बोतल फ्री, नहीं भाई नहीं, मैं नहीं बेच रहा, बट फोन के साथ चार्जर तो जरूरी है ना। चलो चार्जर आप हटा भी दो, चलो कोई बात नहीं, बट फोन के साथ उसकी बैटरी अलग थोड़ी बेच सकता हूँ। नेचुरली बंडल्ड है ना। तो which are natural bundled and supplied in conjunction with each other, यानी कि एक बिक रहा तो दूसरा बिकेगा ही बिकेगा। टीवी बेचूंगा तो रिमोट बेचना ही पड़ेगा, रिमोट अलग से नहीं बेच सकता मैं उसका। ठीक है, मतलब इन द सेंस कि बेच सकता हूँ, बट टीवी के साथ तो देना जरूरी है ना। इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कोई स्पेशल नहीं है, देना ही पड़ेगा। वन ऑफ विच इज द प्रिंसिपल सप्लाई। अब मुझे एक बात बताइए, मेरी दुकान है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नाम तो जाना पहचाना सा लग रहा है ना। चलो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर मैंने टीवी बेचा, कोई आएगा वो मेरे को कहेगा सर रिमोट दे दो, मैं उसको टीवी थोड़ी दे दूंगा उसके साथ। बट हाँ, अगर कोई मेरे से टीवी मांगेगा तो मेरे को उसे रिमोट देना पड़ेगा। आइए एक बार दोबारा डेफिनेशन पढ़ते हैं। कंपोजिट सप्लाई मींस अ सप्लाई मेड बाय टैक्सेबल पर्सन। क्या नाम है टैक्सेबल पर्सन का? याद नहीं आता, चलो भूल गया, सॉरी। टू अ रेसिपिएंट कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज। अब मेरे पास यहाँ पर टीवी, अरे जेठालाल, याद आ गया, सॉरी भाई, इसे कैसे बोल सकते हैं, जेठालाल। टीवी प्लस रिमोट, दो अलग अलग चीजें हैं। अरे यार, टीवी प्लस रिमोट, टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ और एनी कॉम्बिनेशन व्हिच आर नेचुरली बंडल्ड and supplied in conjunction with each other, supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business, one of which is the principal supply। अब इसमें प्रिंसिपल सप्लाई टीवी वाली है, टीवी बेच रहा हूँ तो रिमोट साथ में बिक रहा है, रिमोट बेचने का टीवी साथ में नहीं बेच रहा। ठीक है जी। अच्छा आइए, अब प्रिंसिपल सप्लाई की बात करते हैं थोड़ा, जो इसमें थोड़ा सा एम्फेसिस यहाँ पर डलना चाहिए प्रिंसिपल सप्लाई में, क्योंकि इसका आगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल आएगा। प्रिंसिपल सप्लाई मींस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ विच कॉन्स्टिट्यूट द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट, जो मैं आपको भी समझा रहा था कि टीवी के साथ रिमोट जरूरी है, रिमोट के साथ टीवी जरूरी नहीं है। ठीक है, ऑफ अ कंपोजिट सप्लाई इनटू व्हिच एनी अदर सप्लाई फॉर्मिंग पार्ट ऑफ दैट कंपोजिट सप्लाई इज एंसिलरी, यानी कि वो उसके साथ ही जाएगी। एक एग्जांपल आपको और देता हूँ। आपने एक होटल बुक करा कहीं पर जाने के लिए, कि मैं वहां जाकर के स्टे करूंगा, तो उन्होंने आपको बोला कि सर ब्रेकफास्ट हमारी साइड से ही है वहां का, तो वो आप ब्रेकफास्ट के लिए होटल में नहीं जा रहे हो कि आपने सिर्फ ब्रेकफास्ट खाना है इसलिए आप वहां पर नाइट स्टे कर रहे हो, या फिर जो भी आपने होटल बुक करा है, आप होटल में रह रहे हो इसलिए वो ब्रेकफास्ट फ्री दे रहे हैं। ठीक है जी। आइए एग्जांपल्स देखिए। मोबाइल फोन इज ऑलवेज सोल्ड विद बैटरी। Service of stay in hotel is often combined with the provision of breakfast and dinner free of cost during the stay. Such services ancillary service to the provision of hotel accommodation and the restaurant, and the resultant package would be treated as service naturally bundled in the ordinary course of business. When a consumer buys a television set, he also get a mandatory warranty and maintenance contract with the TV. ठीक है जी। TV supply is the principal supply, warranty maintenance service are ancillary. लैपटॉप along with लैपटॉप बैग, लैपटॉप के साथ अगर लैपटॉप बैग दिया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं मैं लैपटॉप बैग बेचने के लिए लैपटॉप दे रहा हूँ, मैं लैपटॉप दे रहा हूँ इसलिए मेरे उसके साथ बैग दे रहा था। सप्लाई ऑफ लैपटॉप इज द प्रिंसिपल सप्लाई, याद रखिएगा। अच्छा, अब सर क्वेश्चन उठता है कि मैंने दो चीजें बेच तो दी, मैंने दो चीजें बेच तो दी। आइए आइए,
मैंने दो चीजें बेची, एक मैंने बेचा टीवी, एक बेचा रिमोट। अब जीएसटी के अंदर टोटल 4 रेट चलते हैं मेनली, 5%, 12%, 18% और 28%। हम एज्यूम करते हैं कि टीवी 28% पे है और रिमोट 18% पे है। अब मुझे बताइए इस केस में सर, टीवी प्लस रिमोट, मैं टैक्स क्या चार्ज करूं? मैं रिमोट के तो अलग पैसे ले ही नहीं रहा। लॉ ने थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दी इसके ऊपर और बताया कि ये आपकी कंपोजिट सप्लाई है, इसलिए सप्लाई का जो टैक्स रेट है वो आपका प्रिंसिपल सप्लाई का टैक्स रेट रहेगा। यानी कि मैं टीवी का जो रेट चार्ज करूंगा वो चार्ज करूंगा 28% रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। बट आइए एक और केस दिखाता हूं मैं आपको। लैपटॉप है, लैपटॉप के साथ लैपटॉप का बैग है, लैपटॉप के साथ लैपटॉप का बैग है। अच्छा मुझे बताइए, लैपटॉप के ऊपर लगता है टोटल 12% जीएसटी और लैपटॉप बैग के ऊपर लगता है 18% जीएसटी। सर तो क्या अब मैं यहाँ पर हायर वाला चार्ज करूंगा? नहीं, रूल आपका फिर भी वही रहेगा। लॉ में बोला कि प्रिंसिपल सप्लाई के अकॉर्डिंग जीएसटी चार्ज होना है। प्रिंसिपल सप्लाई मेरी लैपटॉप है तो मेरा लैपटॉप के ऊपर चार्ज जो होगा वो होगा 12% और लैपटॉप बैग के ऊपर भी जो चार्ज होगा वो भी होगा 12% जीएसटी। ठीक है जी, आइए एक बार पढ़ते हैं इसको। Determination of tax rate on composite supply. A composite supply comprising of two or more supplies, one of which is a principal supply, shall be treated as a supply of such principal supply. ठीक है जी। Accordingly, the entire value of composite supply, main supply plus ancillary supplies shall be classified under the category of main supply. हमसे main supply मान लेंगे and shall be taxed at the GST rate applicable on the main supply. जो भी main supply यानी कि principal supply के ऊपर GST लग रहा होगा हम उसे ही अपना main supply मानेंगे, हम उसी का ही जीएसटी जो है पूरी ट्रांजैक्शन पे चार्ज कर देंगे। आइए एग्जांपल वही है 55,000 का, 52,000 का लैपटॉप लिया, 3,000 का बैग था। लैपटॉप के ऊपर जो जीएसटी है वो 28% है, लैपटॉप बैग के ऊपर लैपटॉप के ऊपर 18% जीएसटी है, लैपटॉप बैग के ऊपर 28%। तो कंक्लूजन, इन द गिवन केस द रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई लैपटॉप एट द रेट 18% विल बी चार्ज ऑन द एंटायर वैल्यू ऑफ रुपीज 55,000। मैं 52 पे 18% और 3,000 पे मैं आपको बताता हूँ 52 इंटू 18% और 3,000 इंटू 28%। ये नहीं करूंगा, ये गलत है। मैं सिंपली 55 पे 18% लगाऊंगा जो कि मेरी प्रिंसिपल रेट ऑफ सप्लाई है लैपटॉप। ठीक है जी, आइए इसी के साथ हमारा कंपोजिट सप्लाई खत्म होता है। बट इसमें कुछ क्लेरिफिकेशंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कंपोजिट सप्लाई की ही एक्सप्लेनेशन। अच्छा आइए, कंपोजिट सप्लाई में हमने देखा था अभी कि कुछ ऐसी चीजें जो नेचुरली बंडल्ड हैं, ठीक है, बट उसमें कहीं पर दिक्कत आ रही थी कि हम सप्लाई ऑफ गुड्स समझे या सप्लाई ऑफ सर्विस समझे, ठीक है, क्योंकि वो नेचुरली बंडल्ड है। आइए सबसे पहला केस जो निकल के आता है वो आता है प्रिंटिंग इंडस्ट्री इशू। पेन रख दिया मैंने, अब मैं आपको करता हूँ एक्सप्लेन। देखो मैंने ये नोट्स जो है ये नोट्स टाइप करे, ठीक है, मतलब ये नोट्स मेरे हैं। मैं गया एक पब्लिशर के पास या एक प्रिंटिंग प्रेस वाले के पास, मैंने कहा जी आप ये मेरे नोट्स हैं, इसे प्रिंट करके दे दो। उसने कहा सर हो जाएंगे। मैंने उसे ये सारा कंटेंट मेल करा, उसने उस सारे को प्रिंट करा, प्रिंट में उसके पेजेस लगे, पेजेस के साथ उसकी सर्विसेज भी हैं जो भी XYZ। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या माना जाए। भाई उसने तो मेरे को बुक बना करके दे दी प्रॉपर, मोटी अच्छी खासी, सी ए इंटर आईडीटी, सी ए फाइनल आईडीटी बाय सी ए मोहित मल्होत्रा। उसने तो मुझे बुक बना करके दे दी सर। मैं अब वो उस सप्लाई को क्या क्लासिफाई करें? उसने मुझे गुड्स दिया है या उसने मुझे सर्विस दी है? क्योंकि मटेरियल तो मेरा था, मैंने दिया। यही केस था। आइए इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ते हैं पहले। The printing industry in India is particular faced a dilemma determining whether the nature of supply provided was that of goods or services. Another doubt was whether, in the case where certain contracts involved both supply of goods and services, whether the same would be constituted supply of goods or supply of or service, or if it would be a composite supply, and in case it is, then what would be constitute the principal supply? अगर मैंने कहा आपसे कि माना ये जाएगा कि कंपोजिट सप्लाई हम उसे मान लेते हैं, गुड्स भी है सर्विस भी है, तो लेकिन उसमें प्रिंसिपल सप्लाई किसे मानेंगे? आइए
Thus it is clarified that supply of books, आइए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, आइए supply of books, pamphlets, brochures, envelopes, annual reports, leaflets, cartons, boxes, etc. printed with logo, design, name, address और other content. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. Supplied by the recipient. Supplied by the recipient. आइए supplied by the recipient of such printed goods are composite supply. जिस केस में मैं यानी कि रिसिपेंट मैं ही उसे अपना मटेरियल दे रहा हूं कि ये रहा मेरा मटेरियल, ये रहे मेरे लोगो, ये रहा मेरा डिजाइन, इसे आपको प्रिंट करके देना है, ठीक है, उसे हम कंपोजिट सप्लाई बोलेंगे. लेकिन नाउ द क्वेश्चन वेदर सच सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस would be determined based on what constitute the principal supply. मुझे बताइए जिस सामान जिस ट्रांजैक्शन के अंदर मैंने अपने नोट्स उसको दिए थे प्रिंट करने के लिए या मैंने उसे अपना लोगो दिया था प्रिंट करने के लिए, उसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? वो है मेरे नोट्स को देना, ठीक है. आइए इन द केस ऑफ प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, पैम्पलेट्स, ब्रोशर, एनुअल रिपोर्ट्स आर लाइक वेयर ओनली कंटेंट इज सप्लाइड बाय द पब्लिशर. कंटेंट सप्लाई करा है मैंने पब्लिशर को, और द पर्सन हु ओन्स द यूजेज राइट टू द इंटेंजिबल इनपुट व्हाइल द फिजिकल इनपुट इंक्लूडिंग पेपर यूज फॉर प्रिंटिंग बिलोंग टू द प्रिंटर. प्रिंटर वाले के पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ पेपर इंक. सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग is the principal supply and therefore such supply would constitute supply of service. आइए अगर मैं उसे अपना कंटेंट नहीं देता प्रिंट करने के लिए तो प्रिंट नहीं होना चाहिए था लॉजिकली, ठीक है जी. तो उसमें प्रिंसिपल सप्लाई वो है जो मैंने उसे कंटेंट दिया था, इसलिए क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विसेज, कि उसने मुझे एक सर्विस दी है कि उसने जो मेरा कंटेंट था वो प्रिंट करके दिया है. दैट इज नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स. आइए बट इन केस प्रिंटेड एनवेलप्स हैं, लेटर कार्ड्स हैं, प्रिंटेड बॉक्सेस हैं, टिश्यूज, नैपकिन, वॉलपेपर एक्सेट्रा, जिसमें मैंने कुछ अपना कंटेंट नहीं दिया है उसे, उसने सिंपली टिश्यू पेपर है, मैंने जाके बोला कि भैया इतने पैकेट टिश्यू पेपर के दे दो, उसमें प्रिंट करा है उसने लेकिन उसमें मेरा कुछ योगदान नहीं है, तो इसलिए उसे हम कॉन्स्टिट्यूट क्या करेंगे? सप्लाई ऑफ गुड्स. एनवेलप हो गए या फिर लेटर कार्ड्स हो गए, ऐसी चीजें, या कार्टन के जो बॉक्सेस आते हैं प्रिंटेड बॉक्सेस, उन्हें भी, ठीक है जी. ये तो था आपका एक केस. नाउ कमिंग टू द सेकंड केस. आइए फूड सप्लाइड टू द पेशेंट. अब आप हॉस्पिटल में गए, एडमिट हुए, भगवान ना करे आप हो रहे हैं, ठीक है जी, बट एक केस लेते हैं. तो उस केस में ये जो पर्सन है, इनको यहाँ पर डॉक्टर की जो सर्विसेज मिल रही हैं वो तो सप्लाई ऑफ सर्विस है, लेकिन ये जो खाना मिल रहा है ना दोस्त, खाना, ये इसके साथ कॉम्पोजिट. आप इसे ये नहीं कह सकते जा बाहर से खा के आ, चल टाइम हो गया तेरा खाना खाने का, जाओ बाहर से खा के आओ. डॉक्टर्स को ही प्रोवाइड करना है. देखिए फूड सप्लाई टू द पेशेंट इन पेशेंट एज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट इज अ पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर. उनका काम हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करना था. ये सारी फैसिलिटीज हेल्थ केयर सर्विसेज में आ जाती हैं, चाहे फिर वो डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे ये बेड हो, ये सारी सारी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं. उसी के अंदर ही एक खाना भी आपका हेल्थ केयर सर्विस में ही आ जाता है, ठीक है जी. अदर सप्लाईज ऑफ फूड हॉस्पिटल टू पेशेंट, बट अगर यही खाना इसके जो साथ में एक पर्सन होता है यहाँ पर, वो पेशेंट को देते, जो कि बाहर से मिलता है बेसिकली इनकी कैंटीन से हॉस्पिटल की, तो उस केस में सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, वो सप्लाई ऑफ सर्विस स्ट्रेट नहीं होगा, ठीक है जी. एक्टिविटीज ऑफ बस बॉडी बिल्डिंग, इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस इन ईच केस. उस पर कुछ क्लैरिटी अभी दी नहीं, ठीक है जी. आइए रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स. अच्छा देखिए मैं आपको बताता हूँ. टायर्स का क्या होता है ना, तो टायर्स जो है घिस जाते हैं ऐसे करके, ये सारे के सारे आप देखोगे, ये वाला टायर और जो नया टायर आता है उसमें कितना फर्क होता है. टायर चलते चलते घिस जाते हैं, तो उसके बाद कंपनीज इनको ये जो ऊपर वाली स्किन होती है ये वाली हटा करके फिर से इसके ऊपर चढ़वाती है. दैट इज कॉल्ड रीट्रेडिंग प्रोसेस, बफिंग, बिल्डिंग, क्यूरिंग, ठीक है जी. और इसके बाद फिर ये नया बनता है. अब इसके अंदर टायर तो ऑलरेडी था ना, गुड्स तो ऑलरेडी था, इसके ऊपर काम हुआ. आइए पढ़ते हैं एक बार. In the retreading of tires, which is composite supply, the predominant element is the process of retreading, which is supply of service. Supply of service. The rubber used for retreading is an ancillary supply. जो इसके ऊपर रबर लग रही है वो क्या है आपकी? ancillary supply. Supply of retreaded tires, whether the old tire belong to the supplier of retreaded tire is a supply of goods. Retreaded tires are revamped tire on which the worn out thread, the part of the tire that makes contact with the surface of the is replaced using a new thread. चलिए जी, इसी के साथ हमने खत्म कर लिया अपना कंपोजिट सप्लाई भी खत्म हो गया हमारा. अब हमारा सिर्फ और सिर्फ रहता है मिक्स्ड सप्लाई.
मिक्स सप्लाई। आइए लास्ट पार्ट इस टॉपिक का, आइए जी आइए, थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा बच्चा, थोड़ा सा। एज पर सेक्शन 274 अब हम बात करने जा रहे हैं मिक्स सप्लाई की। कंपोजिट सप्लाई में हमने देखा था कि कुछ भी अगर सप्लाई हो रहा है जो कि नेचुरली बंडल्ड है और जिसके अंदर कोई प्रिंसिपल सप्लाई है उसे ही हम मेन सप्लाई मान लेंगे। मिक्स सप्लाई में ऐसा नहीं होता। मिक्स सप्लाई में नेचुरल बंडल्ड नहीं होता है, याद रखना, नेचुरल बंडल्ड नहीं होता है। मैं आप टीवी लेने आए, टीवी के साथ मैंने आपको एक मिक्सी या मिक्सर ग्राइंडर अगर आपको फ्री दे दिया, ये नहीं भी दिया, मैंने बोला कि ये डिस्काउंट पे है, ठीक है जी। टीवी आप लेने आए थे, टीवी के साथ मैंने आपको, चलो छोड़ो आजकल ये जो चल रहा है, मैंने आपको एक एयरपोर्ट्स अच्छे से दे दिए, या फिर ये कह लो कि हेडफोन अच्छा सा दे दिया, तो मुझे बताओ क्या टीवी के साथ ये मैंडेटरी थोड़ी था, कोई नेचुरली बंडल थोड़ी है। रिमोट तो समझ भी आता है, वारंटी भी समझ में आती है, हेडफोन थोड़ी है। तो ये आपकी मिक्स सप्लाई है कि आपने दोनों को इकट्ठा करके बेच दिया। और ये जनरली कहाँ देखा जाता है? जनरली देखा जाता है जब दिवाली आने लगती है, दिवाली के टाइम पर। दिवाली के टाइम पर आपने देखे होंगे वो गिफ्ट हैम्पर बनते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, इसके अलावा आपके कुछ बिस्किट्स होते हैं इसमें। अरे यार चल जा भाई, बिस्किट्स, नमकीन हो गई, ठीक है। तो अब ये सेपरेटली भी मिलते हैं, बट उनको क्या करा, उनको अच्छे से डिजाइन के तरीके से पैक कर दिया और दे दिया, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड सप्लाई, दैट इज नॉट कॉम्पोजिट सप्लाई। याद रखना, कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई में मेजर जो डिफरेंस रहेगा, दैट इज योर नेचुरल बंडल। अगर नेचुरल बंडल नहीं है तो उस केस में मिक्स सप्लाई, अगर नेचुरली बंडल्ड है वो सप्लाई तो उस केस में कॉम्पोजिट सप्लाई। आइए आइए बच्चों पढ़ते हैं एक बार। As per section 2, subsection 74, mixed supply means two or more individual supplies of goods or service or any combination thereof made in conjunction with each other by taxation for a single price. मैंने आपको बोला कि जी ऐसा है, टीवी है आपका 1 लाख का, 1 लाख तो चलो मैंने ज्यादा बोल दिया क्या, चलो ठीक है, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, इस वाले एग्जाम्पल थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। आइए, ठीक है, ड्राई फ्रूट का रेट है 100 का, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं आपकी 200 की, उल्टा बोल रहा हूँ क्या मैं, सॉरी, बिस्किट्स हैं आपके 50 के, ये बनता है 350। आप एक काम करो, ये सारा कुछ 300 में ले जाओ मेरे से। 300 का मैंने एक हैम्पर बनाया और आपको दे दिया, तो उस केस में मैं उसे मिक्स सप्लाई बोलूंगा, जो कि फॉर अ सिंगल प्राइस मैंने आपसे चार्ज करा 300, विच वेयर सच सप्लाई डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कॉम्पोजिट सप्लाई। ये कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं होती। आइए इधर पढ़ते हैं एक बार। A supply of package consuming canned food, sweets, chocolates, cakes, dry fruits, जो मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था, and fruit juices were supplied for a single prices, a mixed supply. Each of these item cannot be supplied, can be supplied. Each of these item can be supplied separately and is not dependent on any other. सब अलग अलग बेचा जा सकता है, कुछ भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। It shall not be a mixed supply. उसे हम मिक्स सप्लाई नहीं, सॉरी, ये क्या लिखा है, इट शैल नॉट बी अ मिक्स सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई होना चाहिए। It shall not be composite if these items are supplied separately. A shopkeeper selling storage water bottle along with the refrigerator. आप रेफ्रिजरेटर लेने गए, उसने कहा सर ये आप रेफ्रिजरेटर लेके जा रहे हो, ये हमारे साथ 6 बॉटल्स का सेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, ठीक है जी। बॉटल्स एंड रेफ्रिजरेटर कैन बी इजीली प्राइस्ड एंड सोल्ड इंडिपेंडेंटली, दोनों अलग अलग बेचे जा सकते हैं, एंड आर नॉट नेचुरली बंडल्ड। मैंने आपको बोला कंपोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई में मेजर डिफरेंस अगर देखना है तो आप सोच के देखना, आर दे नेचुरली बंडल्ड? इफ यस, कंपोजिट सप्लाई, इफ नो, मिक्स सप्लाई। सच सप्लाईज आर मिक्स सप्लाई, ठीक है जी। आइए, अब इसके अंदर टैक्स रेट कैसे डिफाइन होगा? सर इसके अंदर टैक्स रेट कैसे डिफाइन होगा वो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। आ जाइए जी, आ जाइए। टैक्स रेट, लेट से मैंने कहा उसके अंदर जो गिफ्ट हैम्पर बनाया वो स्वीट्स भी हैं, चॉकलेट्स भी हैं, ठीक है जी, सॉफ्ट ड्रिंक भी है, और क्या रह गया, ड्राई फ्रूट। चलो ये 4 आइटम लेते हैं, आ जाओ जी आ जाओ। ड्राई फ्रूट्स, स्वीट्स, चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक, ड्राई फ्रूट। स्वीट्स पे लगता है आपका 5% जीएसटी, इस पे लगता है 12% जीएसटी, इस पे लगता है 18% जीएसटी, और इस पे लगता है 28% जीएसटी। आओ एक बार मान लेते हैं कि यही रेट है, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा सर ऐसा थोड़ी होता है, इन पे ये रेट नहीं लगता, मान लिया, अभी एग्जाम्पल के लिए समझेंगे।
5, 12, 18, 28। तो मिक्स सप्लाई के केस में मैं इन सबको एक ही बंडल में बेच रहा हूं बना करके, ठीक है। उस केस में मैं जो चार्ज करूंगा वो हायर टैक्स रेट चार्ज करूंगा। हायर, जो भी पूरी के पूरे उसमें हायर टैक्स रेट होगा वो इस पे चार्ज होगा, यानी कि इस पूरी सप्लाई पे जो कि 350 की थी उसे मैंने 300 में बेचा या 400 में बेचा, XYZ कोई भी एक सिंगल प्राइस चार्ज कर रहा है उस पे मैं 28% जीएसटी चार्ज करूंगा। बट इन केस अगर ये ड्राई फ्रूट नहीं होता तो उस केस में मैं इस पे क्या जीएसटी चार्ज करता, मैं चार्ज करता इस पे 18%, क्योंकि उन तीन में से हायर जीएसटी चार्ज होगा। आइए एग्जांपल पढ़ते हैं। Srinagar Enterprises supplied 10,000 kits at ₹50 each, amounting to ₹5 lakh to Raghav General Store. Each kit consists of one shampoo, one face wash and one काजल पेंसिल। ठीक है जी, एक किट बनाई गई है जिसके अंदर एक शैम्पू है, फेस वॉश है, काजल पेंसिल है। आइए, ये मिक्स सप्लाई है, ट्रीटेड सप्लाई द पर्टिकुलर सप्लाई व्हिच अट्रैक्ट्स द हायर टैक्स रेट। जो भी हायर टैक्स रेट लग रहा है वो लगेगा। आइए देखते हैं हायर टैक्स रेट क्या है। शैम्पू का टैक्स रेट क्या है? शैम्पू है 18% पे। चलिए जी, फेस वॉश पे क्या टैक्स रेट आ रहा है? 28%। चलो, काजल पेंसिल पे 12%, इस पे कितना है? 12%। तो जी सीधी सी बात है, 5 लाख रुपए की पूरी सप्लाई है, हायर टैक्स रेट है मेरा 28%, तो मैं क्या करूंगा? इन द गिवन केस, हाईएस्ट टैक्स रेट 28% विल बी चार्ज ऑन द एंटायर वैल्यू ऑफ ₹5 लाख। इसी के साथ हमारा मिक्स्ड सप्लाई भी दोस्तों खत्म होता है, और हमारी खत्म हो गई चैप्टर नंबर 2 सप्लाई अंडर जीएसटी की एक बहुत अच्छी रिवीजन। आई होप आपको बहुत हेल्प हुई होगी। प्लीज कमेंट डाउन कीजिएगा कि आपको और किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसके एक क्वेश्चन बैंक की जिसके अंदर मैं आपसे स्टडी मटेरियल के पास्ट ईयर क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन, पास्ट ईयर क्वेश्चन प्लस में एमटीपी, आपकी आरटीपी कवर करके एक वीडियो और अपलोड कर सकूं, जिससे आपकी थोड़ी और हेल्प हो जाए। ठीक है जी, थैंक यू फॉर दिस। प्लीज लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए चैनल। थैंक यू।